नमस्कार, हिंदी व्याकरण सीखिए चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि गुप्ता आज फिर से लेकर आई हूँ समास पर आधारित आगे के 25 प्रश्न। अब तक हम 50 प्रश्न कर चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। देखते हैं आज हम कौन से प्रश्न लेकर आए हैं। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार लिंक ज़रूर शेयर कर दें आप अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि आपके अन्य साथी भी इस प्रतियोगिता का, इस प्रश्नोत्तरी का लाभ उठा सकें। पहला प्रश्न आज के वीडियो का है, विघ्न रक्षा, विघ्न नाश, रक्षा विधि, इन तीनों समस्त पदों में कौन सा षष्ठी तत्पुरुष समास है। देखिए, षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष को हमें ढूंढना है। पहला है विघ्न नाश, दूसरा विघ्न रक्षा, सी रक्षा विधि, डी है ए और सी दोनों। तो जल्दी से अपना उत्तर लाइव चैट में लिख दीजिए। तो यदि हम देखें विघ्न नाश का विग्रह क्या होगा, विघ्नों का नाश, तो यहाँ पर का के की का हमें दिखाई दे रहा है कि विग्रह में था। विघ्न रक्षा, विघ्न की रक्षा होगा क्या? नहीं, विघ्नों से रक्षा, तो यहाँ पर का के की नहीं है। रक्षा विधि, इसमें क्या होगा? रक्षा की विधि। तो हमें षष्ठी तत्पुरुष के चिन्ह इन दोनों में दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ए और सी दोनों। तो जिन्होंने भी ए और सी लगाया है उनका ये उत्तर सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। राजमाता, गंगाजल, युद्ध भूमि या जलधारा। अब हमें क्या देखना है? संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान में बताइए कौन सा होगा? तो हमें इसमें देखना है कि संप्रदान का चिन्ह क्या होता है। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। तो जिसके भी विग्रह में हमें ये दिखाई देगा वही संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर राजमाता, राजा की माता, गंगा जल, गंगा का जल, युद्ध भूमि। अब यहाँ पर युद्ध की भूमि नहीं होगा, ठीक है, युद्ध के लिए भूमि होता है इसका विग्रह। और डी भी देख लेते हैं, जल धारा, जल की धारा। तो इन सब में से सही उत्तर कौन सा हुआ? सी। तो जिसका भी उत्तर सी है बिल्कुल सही उत्तर है। बेखबर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। जल्दी से अपना उत्तर लिख दीजिए। तो देखिए, बेखबर जो है उसमें बे जो है वो एक अव्यय है। पूर्व पद में हमें अव्यय दिखाई दे रहा है, तो इसलिए अव्ययी भाव समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए को लगाया है, ए को चुना है, बिल्कुल सही उत्तर है। हस्तगत में कौन सा समास है? हस्तगत, तो देखिए, हस्त में जो आया हुआ है, हाथ में आया हुआ है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष जो है समास हो जाएगा, सही उत्तर होगा तत्पुरुष। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हस्तगत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बालामृत में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। जल्दी से बताइए। यहाँ पर बालामृत का विग्रह क्या होगा? देखिए, इसका विग्रह होगा बालकों के लिए, ठीक है, बालकों के लिए अमृत, ठीक है, अमृत। यहाँ पर ये मृत नहीं है, अमृत है। तो बालामृत में हमें के लिए दिखाई दे रहा है, तो ये निश्चित रूप से तत्पुरुष होगा। तो जिनका भी उत्तर बी है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी तैयारी है, और यदि गलत है तो थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? 8, 7, 6 या 4। तत्पुरुष समास जो हम पढ़ रहे हैं, बार बार उसके उदाहरण आ रहे हैं, तो वो कितने प्रकार का होता है?
जल्दी से अपना उत्तर लिखिए, ए बी सी या डी। तो देखिए हिंदी में कारक जो होते हैं उनमें से कर्ता को और अंतिम जो संबोधन है ना, संबोधन को छोड़ दिया जाता है। तो कर्ता और संबोधन को यदि हम निकाल दें तो कितने कारक बचते हैं? 6। तो सही उत्तर इसका है 6। तो जिन्होंने भी सी लगाया है बिल्कुल सही है। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार हैं? 6। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है मतलब ये कि बिल्कुल सही एक दूसरे के साथ नहीं रखा गया है। तो देख लेते हैं, ए में क्या है? दिगंबर बहुव्रीहि का उदाहरण है, पीतांबर कर्मधारय का उदाहरण है, आना जाना तत्पुरुष का है और दाल रोटी द्वंद्व का है। इनमें से कौन सा गलत है, सुमेलित नहीं है, ये बताना है, यानी कि कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए दिगंबर बहुव्रीहि का ही है, दिशाएं हैं अंबर जिसकी, है ना, भगवान शिव को भी कहते हैं और जो जैन मुनि होते हैं उनमें भी दिगंबर होते हैं, तो बहुव्रीहि हो गया। पीतांबर कर्मधारय का है बिल्कुल, अगर बहुव्रीहि नहीं है तो पीतांबर कर्मधारय में भी है, पीला वस्त्र है ना, पीला है जो वस्त्र, तो ये दोनों सही हैं। हमें तो नहीं वाला देखना है। आना जाना, तो आना और जाना तो तत्पुरुष नहीं हो सकता ये, है ना, और तो द्वंद्व में आता है, ये गलत है। और दाल रोटी ये सही है, द्वंद्व का है दाल और रोटी। तो इनमें से हमारा जो सही उत्तर है यानी कि सुमेलित नहीं है वो ये है सी। जिन्होंने भी सी को चुना है बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुलादान में कौन सा समास है? देखिए ये शब्द जो है इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय। ए बी सी डी में से बताइए कौन सा आपका उत्तर है। तो देखिए अव्यय भाव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई भी अव्यय नहीं है पूर्व पद में, ठीक है। बहुव्रीहि, तुला का दान या कुछ भी आप अगर सोचते हैं तो कोई अन्य अर्थ भी नहीं निकल रहा है। कर्मधारय, इसमें कोई विशेषण विशेष्य वाली बात भी नहीं है, तो ये तत्पुरुष का उदाहरण है। लेकिन तत्पुरुष में भी कैसा विग्रह होगा इसका? कुछ लोग सोचते हैं तुला का दान, तो ये गलत है, तुला का दान नहीं है, षष्ठी तत्पुरुष नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होता है? तुला से तौल कर दिया जाने वाला दान, है ना, तो यहाँ पर इसके विग्रह का आपको ध्यान रखना है। कई बार इसके विग्रह पर भी प्रश्न आ जाता है, तो इसमें बी सही उत्तर है। काक बलि में कौन सा समास है? काक बलि संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। यहाँ पर आपको विग्रह यदि आता है तो आप सही ऑप्शन को चुनेंगे। तो इसमें देखिए काक बलि, काक का अर्थ होता है कौवा, बलि बलि यानी उनके लिए दिया जाने वाला कुछ भी खाद्य सामग्री। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष में काक के लिए बलि ये अर्थ निकला। संबंध तत्पुरुष में काक की बलि, तो कौओं की बलि तो खुद उनको मारना थोड़ी है, तो काक की बलि नहीं होगा, ये गलत है। अधिकरण तत्पुरुष नहीं हो सकता काक में या काक पर बलि। करण तत्पुरुष काक से बलि नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या है हमारा? संप्रदान तत्पुरुष कौओं के लिए बलि, काक के लिए बलि। तो जिन्होंने भी ए को चुना है बिल्कुल सही है। देखिए बलि से संबंधित कुछ शब्द हैं, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी में कुछ विग्रह होता है, किसी में कुछ होता है, ठीक है ना। जैसे भूत बलि तो भूतों के लिए बलि, ठीक है, तो काक बलि में भी काक के लिए बलि है। चलिए अगला प्रश्न है, विकासोन्मुख में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। विकासोन्मुख, विकास उन्मुख, ये दो शब्द हैं। जल्दी से अपना उत्तर लिख दीजिए।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष विकास को उन्मुख, विकास की ओर उन्मुख होता है। तो यहाँ पर बी जिन्होंने भी चुना है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है नर शार्दूल में कौन सा समास है? अव्यय भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। नर शार्दूल, तो देखिए नर जो होता है इसका अर्थ तो पता है हमको, नर मनुष्य, और शार्दूल सिंह शेर, तो इसका क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है कर्मधारय, बिल्कुल सही है जिन्होंने भी डी को चुना है। क्यों होगा? क्योंकि इसका विग्रह देखिए, नर रूपी शार्दूल, ये इसका विग्रह है। तो उपमान उपमेय वाला संबंध कर्मधारय में होता है पदों के बीच में, या नर रूपी सिंह भी कह सकते हैं आप, तो नरसिंह होता है जैसे, तो ये कर्मधारय का उदाहरण हो गया नर शार्दूल। अगला प्रश्न है तुलादान का सही समास विग्रह है। अभी हम इसकी बात कर रहे थे तो विग्रह से संबंधित प्रश्न आया है ये। इनमें से इसका सही विग्रह चुनिए। तुला का दान, तुला से दान, तुला से बराबर करके दिया गया दान, तुला में दान। तो जिनका भी उत्तर है सी बिल्कुल सही है, तुला से बराबर करके दिया गया दान। तो यहाँ पर तुला का दान नहीं करते हैं और तुला से दान नहीं महत्वपूर्ण है, तुला से बराबर करके जो तौल कर दान दिया जाता है वो होता है तुला दान, और तुला में दान भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु। अब यहाँ पर आपको विग्रह करके दिया गया है, तो आपको इस विग्रह के अनुसार ही अपना ऑप्शन चुनना है। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। तो देखिए द्वंद्व तो हो नहीं सकता है, तत्पुरुष भी नहीं है, हमारा पूरा फोकस बस इन दो पे ही है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये बहुव्रीहि का भी होता है और द्विगु का भी उदाहरण होता है। पर फिलहाल आपको प्रश्न के अनुसार बताना है, तो जिन्होंने भी डी चुना है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें 8 अध्यायों का समाहार यानी द्विगु का उदाहरण दिया हुआ है, बहुव्रीहि नहीं दिया हुआ है कि अर्थात पाणिनि की रचना, तो इसलिए यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर है। पंचवटी में कौन सा समास है? अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। पंचवटी, सही उत्तर है सी, 5 वट वृक्षों का समूह। तो जिन्होंने भी सी दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है पनचक्की में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष, पानी से चलने वाली चक्की। हमारा अगला प्रश्न है दयार्द्र और मनगढ़ंत में कौन सा समास है? दयार्द्र और मनगढ़ंत, जिन्होंने भी बी को चुना है बिल्कुल सही है। इसके विग्रह क्या होंगे? दया से आर्द्र, और दूसरा क्या है? मनगढ़ंत, तो मन से गढ़ंत यानी मन से गढ़ा हुआ, तो दोनों में ही कारक चिन्ह हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नए समास का उदाहरण है। नए समास का उदाहरण है ए नास्तिक, बी अनाचार, सी अनंत, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर नए समास अगर आपने पढ़ा हो तो समास में तत्पुरुष के भेदों में ही ये आ जाता है। इसमें निषेध अर्थ में, ठीक है, निषेध क्या होता है? मना, नहीं, मना के अर्थ में, मना के अर्थ में उपसर्ग लगा होता है पूर्व पद में, पूर्व पद निषेध अर्थ में होता है। इसमें कौन सा उपसर्ग होता है? अन, ठीक है, ऐसे होते हैं, और हिंदी के ना, अन, ऐसे। तो इस तरह से ये जिनके भी शुरू में लगे होते हैं वो वाले जो समस्त पद होते हैं वो नए में आ जाते हैं और नहीं का अर्थ देते हैं। तो इन शब्दों को देखिए नास्तिक, न आस्तिक,
है ना। और अनाचार में अन आचार, यहाँ पर अन हलंत वाला है। ऐसे ही अनंत में भी अन अंत, जिसका अंत नहीं है। और यहाँ पर न आस्तिक। तो इस प्रकार से ये सारे ही सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाखामृग में कौन सा समास है? शाखामृग द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो शाखा और मृग तो होता नहीं है, द्वंद्व नहीं होगा, ठीक है। बहुव्रीहि और तत्पुरुष में से हो सकता है। कर्मधारय भी इसमें नहीं है, कोई विशेष्य विशेषण नहीं है, उपमान उपमेय नहीं है, शाखा के समान या शाखा रूपी मृग ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि शाखा पर विचरण करने वाला मृग, मृग यानी पशु, यहाँ पर मृग का अर्थ है पशु या जानवर। तो ऐसा कौन है? वानर, बंदर। तो अर्थात बंदर, ऐसा करके यदि हम विग्रह करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि, ठीक है। लेकिन शाखा पर विचरण करने वाला मृग इतना ही होगा तो तत्पुरुष भी सही हो सकता है, ठीक है। आशा करती हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। अगला प्रश्न है हमारा, बहुव्रीहि समास में होता है उभय पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान या अन्य पद प्रधान। बहुव्रीहि समास में तो उभय पद प्रधान किसमें होता है? दोनों पद। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। तो दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं? द्वंद्व में। उत्तर पद, उत्तर क्या होता है? बाद वाला। बाद वाला पद किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष में। और पूर्व पद किसमें प्रधान होता है? अव्यय में, अव्यय भाव समास में। तो बहुव्रीहि में हमें पता है ना पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। तो जिन्होंने भी डी को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। इसमें रेखांकित पद में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। जल्दी से अपना उत्तर चुनिए। पीतांबर रेखांकित शब्द है, तो इसमें कौन सा समास है? अब ध्यान रखना है कि आपको इस पंक्ति में कैसे प्रयोग किया गया है इस शब्द को, उसके आधार पर चुनना है। आप देख रहे होंगे कि मैंने तत्पुरुष भी डाला है, कर्मधारय भी डाला है और बहुव्रीहि भी डाला है। द्वंद्व तो है नहीं, सबको पता, पीत और अंबर नहीं होगा। तत्पुरुष भी नहीं है। ये बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों का उदाहरण होता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ये उत्तर है डी। तो जिन्होंने भी डी को लगाया है बिल्कुल सही है। यहाँ पर कर्मधारय है और बहुव्रीहि क्यों नहीं है? क्योंकि बहुव्रीहि में क्या होता है? पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। तो पर यहाँ पर तो वाक्य में क्या हुआ है? एक पीले वस्त्र के तरह से इसको प्रयोग किया गया है कि तुम राम नाम का पीला वस्त्र अपने तन पर डाले कहाँ जा रहे हो। तो वस्त्र के अर्थ में ही लिया गया है इसको, इसलिए कर्मधारय सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लूट मार में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। ये सारे ही महत्वपूर्ण शब्द हैं और परीक्षाओं में आते हैं। तो इसका विग्रह क्या होगा? लूट और मार। सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व। जिन्होंने भी ए चुना है बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, देहलता में कौन सा समास है? देहलता द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। देखिए देहलता का विग्रह क्या होगा? देह रूपी लता। देह रूपी लता यानी कि इसमें उपमान उपमेय का संबंध है, तो वो किसमें होता है? कर्मधारय में। सही उत्तर हो जाएगा डी, कर्मधारय। जिन्होंने भी डी चुना है बिल्कुल सही है। देह रूपी लता या लता रूपी देह, इनमें ये इसका सही प्रयोग कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपके अनुसार।
और अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको कन्फ्यूज़न है और उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करूं, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी यदि आप चाहेंगे तो। अगला प्रश्न है, अधमरा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। अधमरा, इसका विग्रह होगा आधा है जो मरा। कैसा मरा हुआ है? आधा मरा हुआ है, तो इसलिए कर्मधारय हो जाएगा। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है मरे हुए की, वो आधा मरा है, कर्मधारय समास हो गए। अगला प्रश्न है, सत्सई में कौन सा समास है? सत्सई द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। जल्दी से अपना उत्तर लिखकर बताइए। सी द्विगु बिल्कुल सही उत्तर है। 700 का समूह, ये बहुव्रीहि में भी आ जाता है। सत्सई एक रचना है तो लेकिन अगर अर्थात ऐसी कोई रचना आए तभी होगा। तो सत्सई 700 का समूह द्विगु का उदाहरण है, तो सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, मनसिज में कौन सा समास है? ध्यान से देखिए इस शब्द को, मनसिज। द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो चलिए अब मैं इसका उत्तर बता देती हूँ। द्वंद्व बिल्कुल नहीं है, हमें पता है। बहुव्रीहि नहीं है। इसमें क्या होता है कि कर्मधारय नहीं है। चलिए बहुव्रीहि और तत्पुरुष की हम बात करते हैं। तो मनसिज का अर्थ है मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाला। यहाँ पर जब ये विग्रह होता है मन में जन्म लेने वाला, तो ये तत्पुरुष का उदाहरण है ना। तत्पुरुष इसका सही उत्तर है। लेकिन तत्पुरुष का भी एक भेद होता है, अलुक। जैसे नए तत्पुरुष था ना, वैसे अलुक भी होता है। तो ये अलुक का उदाहरण है। अलुक तत्पुरुष को अगर आपको समझना है तो आप बता दीजिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अलुक का अर्थ होता है लोप न होना। लुक यानी लोप और अ यानी नहीं, तो लोप न होना। किसका लोप नहीं हुआ? विभक्ति का। कौन सी विभक्ति है? तो ये जो है ना मनसी, मनसी अपने आप में विभक्ति वाला शब्द है और इसका अर्थ होता है मन में। तो यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, उसके साथ इसको रखा गया है। तो जब लोप नहीं हुआ तो ये एक विशेष हो गया ना समास, वरना हमेशा लोप होता है इन सब का। तो मनसीज, मनसिज, तो इसलिए अलुक तत्पुरुष में रखा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तत्पुरुष दिया है तो ये तत्पुरुष में आएगा। तो ये थे हमारे आज के 25 और प्रश्न समास से संबंधित। आशा करती हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आपके काम के होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही और उपयोगी वीडियोज़ लेकर मैं आती रहूँगी। चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें।